Welcome back, kids. Welcome to Vidyamudri classes in collaboration with Doubtnut. मी करुणेश पे अगेन और मैंने आईटी डेली से बीटेक और एमटेक कर रखा है और मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 9 इयर्स का है। ठीक है, हालांकि मैं चीजें बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बट बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आप भूले ना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग 11th क्लास का ही एक टॉपिक कर रहे हैं। मतलब बेसिकली 11th क्लास का एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या उसे हम लोग विद्या मंदिर में उसे हम लोग डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल बोलते हैं, दोनों सेम बात है। तो उसी का एक टॉपिक हम लोग ने किया था लेक्चर 11 जिसमें हम लोग ने क्या किया था, सूडो फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ाई किया था। सूडो फोर्सेस क्या होते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई करना होता है। तो हम लोग वहां पर भी दो चार क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पर भी हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, सूडो फोर्स के क्वेश्चन होंगे। तो मैंने टॉपिक का नाम डाल दिया। तो ट्यूटोरियल क्लास का कॉन्सेप्ट आपको जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ट्यूटोरियल क्लासेस का मतलब ये है कि जो लेक्चर हम लोग करते हैं उनके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए और आप उस टॉपिक में बहुत अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 9 एंड दिस ट्यूटोरियल लाइक इज बेस्ड ऑन दी सूडो फोर्स के क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क दिया था, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन और सेलेक्ट किया उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, तो इसको सॉल्व कर लें बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो मैंने होमवर्क लिख रखा है। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो वी हैव दिस सिलेंडर बेटा, सब ध्यान से समझे। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, दिख रहा आपको, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस कितनी थी, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस बच्चों कैपिटल आर है। ठीक है, अब इसमें एक हमने क्या किया, यहाँ एक एक्सिस बना दिया, देखो ये, और यहां पर इसको घुमा सकते हैं। मतलब ऐसे सोचो कि रॉड से फिक्स कर दे, सिलेंडर को ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिलेंडर को ऐसे से घुमा सकते हैं, है ना, सिलेंडर को ऐसे घुमा सकते हैं। अब यहां पर सिलेंडर की इनर सरफेस पे, इनर मतलब अंदर वाली सरफेस पे, ध्यान से सुनिएगा, अंदर वाली सरफेस पे एक बंदा है जिसका मास m है और फ्रिक्शन बिटवीन, अब ध्यान से समझना, फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड सरफेस इज म्यू। अब देखो फंडा क्या होगा, अगर तुम इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे बच्चों, अगर हम इसको सर्टेन ओमेगा, जैसे ओमेगा लगाते, धीरे से ओमेगा करते तो बंदा सरफेस के लॉन्ग स्लिप करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाता जाऊंगा तो एक सर्टेन ओमेगा आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर ओमेगा आएगा जिसपे तुम्हें लगेगा कि यार बंदा इतनी तेज से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है कि वो शायद वॉल से चिपक जाए, है ना। तो क्या ये पहले पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो वी कैन चेक दैट आउट कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो किस ओमेगा पे हमें इसे कम से कम इस सिलेंडर को रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक्सिस है, सिर्फ एक्सिस और रोटेशन है ना। ये दिया है कि ये रोटेट हो सकता है, इसके बारे में नहीं सोचना कैसे रोटेट करना है, बट अगर ये रोटेट हो सकता है क्वेश्चन बोल दिया तो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो सिलेंडर भी इसके साथ रोटेट हो रहा है, और जो बंदा इनर सरफेस पे लगा हुआ है वो स्टेशनरी हो जाए। ये पूछा किस ओमेगा से, ये तो बोला फाइंड ओमेगा मिनिमम फॉर विच मैन डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। मैं इस चीज को और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन, तो मैं एकदम क्लियर कट लिख देता हूं, फाइंड ओमेगा मिनिमम बच्चों, ओमेगा मिनिमम फॉर विच मैन डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विथ सरफेस। इससे ज्यादा कर दोगे तो ऐसा नहीं कि वो लूज कर देगा, इससे ज्यादा करने पे डेफिनेटली कम से कम कितना ओमेगा होना चाहिए। तो हमने कहा ये अच्छी बात है, चलो चेक करते। तो पहले एक बात ध्यान रखेंगे, इस मैन, देखो मैन कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना चाहिए, मतलब मैन स्टेशनरी रहना चाहिए। अगर तुम ध्यान से समझोगे तो हम यहाँ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाने वाले। कैसे, अगर ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे बैठा, ध्यान से समझना, अगर आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा तो ये मैन भी रोटेट होते दिखेगा और सिलेंडर भी रोटेट होता होगा दिखेगा आपको। ये बात ठीक है क्या, ये मैन भी रोटेट करा होगा ऐसे ऐसे करके और सिलेंडर भी ऐसे रोटेट करते दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, अगर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो मैंने दो चीजें बताई थी कि अगर किसी एक्सेलेटिंग ऑब्जेक्ट पे बैठकर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करते तो वहां पर एफ इक्वल टू में अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां से तुम्हें गलत दिखेगा। लेकिन न्यूटन ने रेक्टिफाई किया था, न्यूटन ने अपनी चीजों को करेक्ट करने के लिए बोला कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब अगर एक्सेलेटिंग फ्रेम पे बैठे हो बच्चों, एक्सेलेटिंग फ्रेम पे बैठे हो तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। वो एक्चुअल में न्यूटन लॉस को वेरीफाई कर देता है, मतलब न्यूटन लॉस को आप अप्लाई कर सकते हो सूडो फोर्स लगाने के बाद उस नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होगा
जो फ्रेम एक्सेलेरेट करा है, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट करा, अगर उस पर ऑब्जर्वर को बिठाओगे तो जो तुम्हें बेसिकली एनालिसिस करनी है वो तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम से है। अच्छा, अगर आपने अभी लेक्चर नहीं देखा तो देखो मैंने सेम ही चीज वहां पर कई मल्टीपल टाइम बहुत 10-15 बार बताई थी। तो आप लेक्चर 11 देखें और उसके बाद इस ट्यूटोरियल को देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को रिलेट, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन करो तो ही मजा आता है। अगर आप ऐसे फटाफट कर लोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या हुआ था। देखो यहां पर क्या है, ये बंदा देखता तो आपको, अब पहले 3 चीजें याद रख लो कि अगर किसी एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे कोई ऑब्जेक्ट बैठता है, ठीक है, किसी एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे कोई ऑब्जेक्ट बैठता है तो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिखता है, जिस पर बैठा हुआ है वो। जैसे हम लोग अर्थ पे बैठे तो हमें अर्थ स्टेशनरी दिखती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जो तुम वहां से एनालिसिस करना चाहते हो, अगर तुम उसी नॉन, जो एक्सीलरेटिंग फ्रेम है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। रेस्ट पर फ्रेम हो तो उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें सारे पैरामीटर उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट उसी फ्रेम से दिखेगा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, सारे पैरामीटर उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दिखेगा। मतलब ग्राउंड के साथ अब आंसर नहीं आएगा, है ना। तो आप कहोगे भाई ठीक है चलो हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हैं, अब वहां से हम चीजें ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें सारा विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम से दिखेगा। लेकिन क्या हम एफ इक्वल टू में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हम तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब हम एक्स्ट्रा फोर्स ना दिखा दें। अब एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा? एक्स्ट्रा फोर्स होता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहां लगाते हैं? जिधर जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और जिस ऑब्जेक्ट की हम एनालिसिस करना चाहते हैं उस नॉन इनर्शियल फ्रेम से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर वो एक्सीलरेट करा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक एम इंटू ए लगा दो। एम क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एनालिसिस, जो मास हम जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको एक क्वेश्चन के थ्रू भी, एक बार सुन लो। तो जो मास है जिसके एनालिसिस आप कर रहे हो उसका मास ले लो और इंटू जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है ना। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी अ फोर्स। उसके बाद आप सारा सेम एनालिसिस कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूं एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो आपको पता है ये जो आपका सिलेंडर है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से समझोगे तो इस पॉइंट, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। पूरे सिलेंडर के इस वाले पॉइंट का कितना होगा? पूरे सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस पे इनफैक्ट कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर होगा बच्चों, कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। अगर मैं यहां पर बंदा बिठा दूं, ऑब्जर्वर को यहीं पे बिठा दूं, यहीं पे ऑब्जर्वर बिठा के इस आदमी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करा, तो ऑब्जर्वर अगर सिलेंडर में बैठेगा तो क्या होगा? पहली बात, सिलेंडर उसे रेस्ट पे दिखेगा, करेक्ट है। और सारी एनालिसिस अब यहीं से होगी। तो ये बंदा, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो मैंने इस पर्टिकुलर कलर का बना रखा है ये वाला, ये ऑब्जर्वर है और ये आदमी जिसके हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर उस आदमी को देखता है और उसे सिलेंडर तो रेस्ट पे दिख जाता है, लेकिन अब तुम जब रेस्ट पे देखा और जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर बैठा उसका एक्सीलरेशन कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ये क्या है? एक्सीलरेटिंग फ्रेम, जिसे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। अब यहां से एनालिसिस, अब इसको देखो, पहला पॉइंट, सिलेंडर पे बैठते ही उसको सिलेंडर रेस्ट पे दिखेगा। दूसरा, अब जो आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर ही आएगा। तीसरा, हमें अगर एनालिसिस करनी तो हमें सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तीन ही चीजें हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। इफ लाइक अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठते हैं तो हमें स्टेशनरी दिखता है। इफ ऑब्जर्वर इफ ऑब्जर्वर इज एट नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक्सीलरेटिंग फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, देन नॉन देन ऑब्जर्वर feels that non-inertial frame at rest with respect to himself, with respect to himself नहीं, with respect to सिलेंडर, उसे लगेगा सिलेंडर बैठ के कि सिलेंडर रेस्ट पर है, ठीक है। ऐसा हमें लगता है, जैसे हम अर्थ, हमें पता है कि रोटेट हो रही है, बट अगर मैं अर्थ बैठ के हमें लगता है अर्थ कहाँ रोटेट हो रही है, कभी फिर ले जो आपको क्या अर्थ रोटेट हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये बात। दूसरा, we get every answer, मतलब we get all parameter with respect to cylinder only, we get all parameter all parameter with respect to cylinder only बच्चों, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, if we want to apply न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बच्चों, then
वी हैव टू शो सूडो फोर्स बच्चों, एक सूडो फोर्स दिखा दो, ये बात समझना। तो तीन ही चीजें, तो देखो पहला मैंने कहा ये ऑब्जर्वर इस पे बैठ गया, अब इसको ये सिलेंडर एस पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर सिलेंडर एस पे दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब जो एनालिसिस होगी इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सब होगी, तो इस ऑब्जर्वर को सिलेंडर रेस्ट पे दिख रहा है और इसके रिस्पेक्ट में मैन को भी आप रेस्ट पे चाहते हो, है ना। अगर मैन भी रेस्ट पे आ गया तो इसका मतलब वो मैन कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है। तो आपने कहा कि जी मैन का एफबीडी बना लेते हैं, लेकिन मैन का एफबीडी जैसे बनाने की बात आएगी बच्चों, ये मैन है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब मैन का अगर एफबीडी बना तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना पड़ेगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो कौन सा फोर्स होगा, सूडो फोर्स। जिस पर ऑब्जर्वर बैठा, जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वर बैठा, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। और किधर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है, अगर आपको याद इनवर्ड होता है, ठीक है। तो आपको बाकी फोर्सेस के अलावा एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा अगर एफ इक्वल टू में लगाना चाहते हो। तो देखो नीचे एमजी बच्चों लग रहा होगा, और एमजी अगर ऊपर लग रहा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और एक नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस इधर लग रहा होगा, और एक सूडो फोर्स विच इज एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ लग रहा होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको, ठीक है। तो ये आपका सूडो फोर्स है, ये आपका सूडो फोर्स है ना, ये सूडो फोर्स है ना, कितनी कमाल की बात है, सूडो फोर्स है, करेक्ट है। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आप चीजों को रेस्ट में चाहते हो तो क्या होना चाहिए, देखो सिलेंडर तो रेस्ट में दिख रहा है, अगर मैन भी रेस्ट पे आ गया, मतलब रेस्ट पाने का मतलब क्या होगा, सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे बच्चों। तो अगर सारे फोर्सेस बैलेंस कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू एम जी हो जाना चाहिए, एंड एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब मैन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। एफ क्या हो जाएगा बच्चों, एफ हो जाएगा आपका म्यू एन हो जाएगा, ये वाला म्यू एन इक्वल टू एम जी, और एन यहां पर क्या है, तो अगर अब एन अगर हमें पता है एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू इंटू एम इंटू आर, आर क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्यान रखना ये आर जो है ना, बहुत सारे बच्चे स्मॉल ले रहे हैं, ये स्मॉल नहीं होगा, ये होगा कैपिटल एम आर, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी। तो हमने अगर देखो बैलेंस करके वो ओमेगा निकाल लिया, बैलेंस मान लिया, हमने कहा कि ये विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर इट इज एट रेस्ट, एंड विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर दिस इज एट रेस्ट, और हम वी गेट ओमेगा। और जो ओमेगा आएगा इसका मतलब इतना कम से कम ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे, देखो एम और आर तो फिक्स्ड है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे वैसे वैसे नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो म्यूएन फ्रिक्शनल फोर्स एमजी को बैलेंस कर सकता है। पहले क्या होगा, एमजी ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, कम ओमेगा पे रोटेट करोगे तो एमजी ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तो स्लिप करके नीचे आएगा। तो हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे बढ़ा जाए, म्यू भी फिक्स होता है, ठीक है, फॉर अ गिवन सरफेस। तो तुमने कहा यार म्यू तो नहीं बढ़ा सकते हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसा, ओमेगा को बढ़ाते, क्योंकि एन जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा बढ़ाते जाओ तो एन बढ़ता जाएगा, एन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एमजी को समहाउ बैलेंस कर देगा। तो हमने कहा कि एक्साइटन ओमेगा ऐसा आएगा जब वो एमजी को बैलेंस कर देगा। बहुत अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा एम एम कैंसिल हो गया, और जो ओमेगा आएगा वो आएगा जी बाई म्यू आर का रूट ओवर, ठीक है। तो दिस इज द ओमेगा मिनिमम। ओमेगा की वैल्यू अगर तुम रूट ओवर जी बाई म्यू आर से ज्यादा कर दोगे बच्चों, तो 100% इट इज गोइंग टू बी स्टेशनरी। इससे इससे कोई भी बड़ी वैल्यू करते, इक्वल भी कर सकते हो, जस्ट इक्वल करोगे तो जस्ट स्टेशनरी रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मुझे लग रहा है किसी को आया नहीं समझ, मैंने अपने लिए नहीं किया भाई, तुम्हारे लिए किया है, ध्यान से समझना। देखो एक बार मैं क्वेश्चन को वाइंड अप कर देता हूं, अच्छे समझना। वी हैव दिस सिलेंडर, हमने सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट किया, इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं क्या, यस वी कैन डू इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, एंड दोनों से ही आसान होता है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्चुअल में क्या है कि हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे तो न्यूटन्स लॉस वैलिड नहीं थे, तो न्यूटन्स लॉस वैलिड नहीं थे तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाकर न्यूटन्स लॉस को वैलिड करना पड़ा था। और ये हमेशा है, जैसे अगर तुम किसी ऐसे फ्रेम पे बैठ के एफ इक्वल टू अप्लाई करना चाहते हो जो रेस्ट पर है, तो तुम लगा दो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। न्यूटन ने बोला इनर्शियल फ्रेम से लगाओ धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आते हो तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखा के लगा सकते हो, और एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा तुम्हारा, सूडो फोर्स। एंड वो सूडो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एनालिसिस। दूसरा एक्सेलरेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और किधर लगेगा, जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों बच्चों, ठीक है ना, ये बात फटाफट बोल दिया लेकिन काम की बात है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब बैठ गया तो हम ऑब्जर्वर को यहां बैठ के इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और जैसे यहां बैठेंगे तो हमें दिखा इस पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन है बाहर की तरफ नहीं है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मैंने ये तो एरो से दिखा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस जिस फ्रेम पे बैठा उसका एक्सेलरेशन इनवर्ड है, इस पॉइंट इस मैन पे जो सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो मैंने यहां दिखा रखा एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बाकी सारे फोर्सेस तो लग ही रहते हैं, और अगर आप एफ इक्वल टू में से बैलेंस करना चाहते हो इसे, क्योंकि आप चाहते हो कि स्टेशनरी रहे, स्टेशनरी रहे मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर देखो तो भी स्टेशनरी होना चाहिए, इसका मतलब आपके सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो वहां से हमने बैलेंस कर दिया, वी गॉट ओमेगा।
आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या ये बात? देखो ध्यान से देखो, मुझे बताओ अगर मुश्किल लगेगा तो मैं कुछ और एक आध बार अगली क्लास में देख लूंगा, ठीक है? बट प्लीज स्पीक अप अबाउट दिस थिंग, और बोलो इसके बारे में, नहीं बोलोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगी बाद में, ठीक है बच्चों? तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आज मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं। थोड़े डिफिकल्ट भी लग सकते हैं क्योंकि आईआईटी मेंस लेवल और एडवांस लेवल दोनों के ही क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश किया। तो दिस इज अ मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि अब मल्टीपल आंसर भी तो आता है बच्चों, तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन का क्या है? एक ट्रॉली है बच्चों, एक ट्रॉली है जिसका मास क्या है? ये ट्रॉली है जिसका मास 8 kg, स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? इनसाइड इनसाइड विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंडेड, ये देखो 2 kg का मास सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग है, और कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट, एक कांस्टेंट फोर्स F लगना शुरू हुआ यहाँ पे बच्चों, स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली, एज अ रिजल्ट विच द स्ट्रिंग स्टूड एट एन एंगल 37 डिग्री, मतलब इस पे हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, जब स्टेशनरी था तो ऐसे थी, और जैसे फोर्स लगाया तो तुम्हारा थोड़ा एंगल पे बेंड हो गया ऐसे करके, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका फिगर बना लेते हैं, अगर हम फोर्स लगा लेते हैं बच्चों, अगर हम फोर्स लगा लेते हैं ऐसे, मान लो हमने फोर्स लगाया, ओहो ट्रायंगल बन गया। अगर हमने ऐसे मान लो ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ठीक है, और यहाँ स्ट्रिंग पे लगाया, तो ये जैसे फोर्स लगाते हैं बच्चों, देखो जैसे ही फोर्स में लगाता हूं तो ये थीटा एंगल बन जाता है, ये थीटा पे हो जाता है, और थीटा कितना दे रखा है इन्होंने? 37 डिग्री बच्चों, 37 डिग्री, है ना? कमाल की बात। अब यहाँ पर लेकिन फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स बच्चों। अब इसका 8 kg मास है ट्रॉली का, और जो बॉब इसका 2 kg मास है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि देखो कह रहा है कि फोर्स लगाने के बाद 37 डिग्री पर ऐसे बेंड हो गया, ऐसे ऐसे वर्टिकल ऐसा एंगल बना रहा है, देख रहा है आपको वर्टिकल ऐसा एंगल? मतलब पता नहीं रियलाइज हो रहा है नहीं हो रहा आपको, ये फिगर में भी दिख रहा होगा, ये वर्टिकल है, इसके साथ स्ट्रिंग ऐसे कुछ 37 डिग्री बना रहा है, सब बोल दिया है विद द वर्टिकल। तो कह रहा है अब ऑप्शन से चेक करो, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब देखो मैं एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली तो डायरेक्टली नहीं बता सकती क्योंकि F इक्वल टू एम लगाएंगे, मान लो पूरे सिस्टम पे लगाते हैं और ये इसी पॉइंट पे आके रुक गया, तो कहोगे 2 kg और 8 kg, 2 kg मास है इसका, 8 kg मास है इसका, टोटल मास कितना होगा? 10 kg। अब कहोगे F तो पता ही नहीं हमें, तो F इक्वल टू 10 इंटू ए लगा सकते थे, लेकिन हमें ना F पता है ना ए पता है, तो हमें निकलेगा नहीं, ना ए निकलेगा ना F निकलेगा, तो हम यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सूडो फोर्स से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये समझना। अच्छा अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा, अब थोड़ा इत्मीनान से देख बच्चे, कुछ ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सिचुएशन सबको समझ में आ चुकी है कि एक ट्रॉली थी, उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से स्ट्रिंग ऐसे थोड़ी सी एंगल पे बेंड हो गई है, ठीक है? अब इसको कैसे सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? फटाफट हो जाएगा, यूं हो जाएगा, देखो कैसे। अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे ट्रॉली भी एक्सीलेट होते हुए दिखेगी, ट्रॉली भी एक्सीलेट कर रही होगी। लेट्स अज्यूम कि ट्रॉली किससे एक्सीलेट होते हुए दिख रही है? ए से। एक आइडिया हमें नहीं है, हमने कहा ट्रॉली किससे एक्सीलेट होते हुए दिख रही है? ए से। और ये जो विद रिस्पेक्ट टू, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम इसको देखोगे तो ये भी ऐसे एंगल पे बनाकर ऐसे फिक्स हो गया, ऐसे। ये जो बॉब है ना बच्चों, ये जो बॉब है ना, ये भी ऐसे इस सर्टेन एंगल पर आकर फिक्स हो चुका है, ध्यान से समझना, इस सर्टेन एंगल पर आकर फिक्स हो चुका है। करेक्ट है बात? अगर इस सर्टेन एंगल पे आके फिक्स्ड हो चुका है तो इसका एक्सेलेरेशन भी ए ही होगा, इस बात को समझना है, इसका एक्सेलेरेशन भी होगा। तो मतलब इन दोनों का एक्सेलेरेशन ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको ये स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है? तो ये ऑब्जर्वर देखता है तो इसका एक्सेलेरेशन भी होता है, इसका एक्सेलेरेशन भी ए दिखता है, ठीक है? अच्छी बात है। तो ये ग्राउंड से दिख रहा है। ग्राउंड क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? तो दिस इज डेफिनेटली इनर्शियल फ्रेम, रेस्ट पर होता है। ग्राउंड को, अर्थ को बाय डिफॉल्ट इनर्शियल फ्रेम मानते हैं बच्चों, इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। करेक्ट है बात? ग्राउंड को हम लोग बाय डिफॉल्ट इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस ऑब्जर्वर को, अब तुम खुद सोच के बताना स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं ऑब्जर्वर को ट्रॉली के अंदर यहां बैठा देता हूं, पहला पॉइंट, अगर मैं ऑब्जर्वर को, पहले बताओ ट्रॉली इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? एक्सेलेटिंग है ना भाई, एक्सेलेटिंग है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। ट्रॉली एक्सेलेट कर रही, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने ट्रॉली के अंदर ऑब्जर्वर को बिठाया, हमने अर्थ से देखा तो हमें दोनों एक्सेलेट करते हुए दिख रहा था। अगर हम ट्रॉली के अंदर बिठा देंगे ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर जिस पे बैठा वो एक्सेलेट करा, तो ऑब्जर्वर के लिए ये फ्रेम क्या हो जाएगा? स्टेशनरी नहीं है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलेटिंग फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम आते ही तुम्हें पता न्यूटन का दिमाग गर्म हो जाता है, कहते हैं यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहां बैठा। लेकिन अच्छा जैसे ही ट्रॉली के अंदर बैठेगा, इसको ना चीजें रेस्ट पे दिखनी शुरू होगी, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिखनी शुरू हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिखनी शुरू होगी। तो क्या मैंने कहा यहां पे बैठा, तो अगर यहां पे बैठा है तो जिस पॉइंट पे बैठा उसका एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ ए है, ठीक है? अब ट्रॉली के अंदर बैठ को ये इसको रेस्ट पे दिख रहा है, ये जो बॉब है इसको रेस्ट पे दिख रहा है, समझ में आ रही बात? ये बॉब किस पे दिख रहा है? रेस्ट पे, है ना?
क्योंकि ट्रॉली के अंदर जाएगा ऐसे एंगल पे खड़ा था। अब बाहर से तुम्हें एक्सीलरेट करते दोनों दिख रहे थे सेम एक्सीलरेशन से, बट जैसे ट्रॉली के अंदर आ गया बच्चों, ये आपको रेस्ट पे दिख रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज दिस, ट्रॉली के अंदर बैठ के ये रेस्ट पे दिख रहा है। ट्रॉली के अंदर बैठ के तुम्हें किस पे दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है। तो रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन अब रेस्ट पे दिख रहा है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो तुमने कहा जी इसका एफबीडी बना लो। इसका हमने बॉब का एफबीडी बनाया। इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा होगा, इधर की तरफ एमजी लग रहा होगा, और ये एंगल कितना दे रखा है? ये दे रखा है 37 बच्चों, है ना। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 37 होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, तुम इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस होना ही नहीं, क्योंकि देखो एक फोर्स इधर की तरफ आएगा, एक फोर्स ऑफ अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम एनालिसिस करते हैं, इस ऑब्जर्वर के, इसको ऑब्जर्वर 1 मान लेते हैं, इसको ऑब्जर्वर 2 मान लेते हैं। तो अगर ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ऑब्जर्वर नंबर 2 के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम जो फोर्स हमें दिख रहा था अगर वही सिर्फ लगाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि इसको तो रेस्ट पे दिख रहा है ना बच्चों, इसको रेस्ट पे दिख रहा है, इस ऑब्जर्वर को ये बॉब रेस्ट पे दिख रहा है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रेस्ट पे दिख रहा है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो तुमने देखा ये हो जाएगा टी साइन 37 बच्चों, और ये जाएगा टी कॉस 37। अब देखो टी कॉस 37 तो एमजी से बैलेंस हो गया, लेकिन टी साइन 37 को कौन बैलेंस करेगा, इस बात को समझो। टी कॉस 37 तो एमजी से बैलेंस हो गया, टी कॉस 37 मतलब ये वाला फोर्स इससे बैलेंस हो रहा है, ये वाला, है ना, लेकिन इसको कौन बैलेंस करेगा? तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, रेस्ट पे नहीं आ सकता। अगर आपने ये गलती हो गई, एक्चुअली देखो लॉजिक के हिसाब से तुम्हें स्टेशनरी दिख रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यही गलती थी कि तुमने सूडो फोर्स नहीं लगाया। न्यूटन ने कहा था यार भाई, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालिसिस, अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालिसिस करते हो, जो कि तुम यहां बैठ के देखने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज ए नॉन, तो आपको पहले फोर्स लगाओ फिर एनालिसिस करना शुरू करो। और फोर्स क्या होगा? सूडो फोर्स। किधर एक्सीलरेट करते हुए दिख रहा है? हमने माना था इसका एक्सीलरेशन ए है, और यही हमें निकालना भी है पहले, तो हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मास इंटू एक्सीलरेशन करना, इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन बच्चों, और मास कितना है? 2 kg। अब बैलेंस होगा, अब तुम्हें स्टेशनरी दिख रहा है, अब बैलेंस हो सकता है, अब पॉसिबिलिटी है पूरा बैलेंस होने की, क्योंकि चारों तरफ फोर्स है तो चारों फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, टी कॉस 37 बच्चों इक्वल्स टू mg हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, एंड टी साइन 37 बच्चों, एंड दैट इज गोइंग टू बी मास इंटू एक्सीलरेशन बच्चों। लो कमाल हो गया, है ना। अब अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा tan 37 इक्वल्स टू a बाई जी, ठीक है। अब ये 3/4 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल्स टू a। a is going to be 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होगा। अगर ये यहां पर स्टेशनरी हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका एक्सेलेरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राउंड से अगर दिख रहा है, तो ये ग्राउंड से एक्सेलेरेशन था, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका भी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखेगा। और ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर 7.5 से एक्सीलरेट करा तो दोनों सिंगल बॉडी ही है, इसका 2 kg और दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, राइट वर्ड है, हम इसको सिंगल बॉडी मान सकते हैं जो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। और ऐसा जैसा हम मानेंगे, जैसे हम इसको मानेंगे, ध्यान देना इस बात को, जैसे हम इसको मानेंगे बच्चों तो कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा? देखो हमने इसको, देखो हमने क्या किया, हमें पता है कि ये कितने से एक्सीलरेट कर रहा है, हमें पता है कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, एंड दिस इज द होल सिस्टम इज ऑफ 10 kg मास, और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है बच्चों, और दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं। तो मैं बोलूंगा F एक्सटर्नल इक्वल्स टू टोटल मास विच इज 10 kg इंटू एक्सेलरेशन विच इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F एक्सटर्नल इज गोइंग टू बी 75 न्यूटन, इसका मतलब 75 न्यूटन होगा बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा टू कीप दिस ब्लॉक, मतलब इस एंगल पर स्टेशनरी रखने के लिए, इस 37 पे स्टेशनरी रखने के लिए इसको जो फोर्स लग रहा होगा 75 न्यूटन का होगा। और जो भी चीज पूछोगा हम बता देंगे। ऑप्शन चेक करते पहले ना, ऑप्शन चेक करते। देखो कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज रॉन्ग बच्चों, विच इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। फोर्स अप्लाइड इज 60 न्यूटन, गलत बात है। फोर्स अप्लाइड इज 75 न्यूटन, करेक्ट बात है। टेंशन द स्ट्रिंग क्या होगा? टेंशन द स्ट्रिंग निकाला नहीं हमने, तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। देखो ये तो बहुत आसान सा है ना, ये यहां से निकाल लेते हैं इसको, टेंशन द स्ट्रिंग। तो T इंटू कॉस 37 विच इज 4/5 इक्वल्स टू मास कितना है 2 इंटू ये मास ऑफ द बॉब है, ध्यान रखना इस बात को, मास ऑफ बॉब। अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मास ऑफ बॉब इंटू 10, तो कितना हो गया T इक्वल्स टू 100/4 विच इज 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन इज दी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो सी एंड डी ये मल्टीपल आंसर है, और ये बहुत फेवरेट होते हैं जेई वालों का, तो मल्टीपल आंसर है ये। और बहुत ध्यान से समझेंगे कि इसको हमने सूडो फोर्स कितनी आसानी से कर लिया। अगर हम सूडो फोर्स में लगाते तो भी आसानी से ही होता, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है रिलेटिवली, लेकिन इसको सूडो फोर्स से करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम सूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट करें। तो देखो जो कॉन्सेप्ट यूज करें ना, उसको अप्लाई करना अच्छे से आ गया तो भी बात बनेगी हमें। अब ऐसा नहीं कि कोई और जुगाड़ लगा रहे हैं, अब सूडो फोर्स बोला तो सूडो फोर्स ही सीखना पड़ेगा बच्चे तुम्हें, और कुछ लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
है ना। आगे क्वेश्चन पे बढ़े। आई थिंक एक बार अगर आपको नहीं समझा तो फिर से सुनना, मजा आएगा आपको करके इस क्वेश्चन। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब देखो ये पहले ना, मतलब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन ने बोला था, आइंस्टीन का नाम तो सबने सुना होगा। उसने बोला था कि अगर मुझे 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए ना, तो आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फॉर 55 मिनट, और अगले 5 मिनट में पक्के से सॉल्व कर दूंगा उसको। अगर मान लो तुम्हें 1 घंटा मिलता है, तो 1 घंटा मतलब एक्चुअल में देखो 1 घंटा में 55 मिनट सोचते रहोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए है ये, ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन तो दिख रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। अगर जैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो उसको थोड़ा सोचने में टाइम दो पहले, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन समझ गए ना, ट्रस्ट मी तुम सॉल्व कर लोगे, तुम सब स्मार्ट हो। अगर एक बार प्रोसेस को सही से फॉलो करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ, एक सॉलिड ब्लॉक है ये देखो, ऑफ मास 2 kg, बच्चों ये 2 kg का मास है, रेस्टिंग इनसाइड अ क्यूब, ये क्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, देखो ये क्यूब है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। द क्यूब इज मूविंग, क्यूब क्या कर रहा है, एक्सिलेट कर नहीं एक्सिलेट नहीं कर रहा, वेलोसिटी इसके पास कितनी वेलोसिटी बच्चों, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है बच्चों v इज इक्वल टू 5 टी, मतलब टी टाइम है, आई कैप प्लस 2j, है ना, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी इधर की तरफ भी वेलोसिटी है, इसकी इधर की तरफ भी वेलोसिटी है, और इसकी इधर की तरफ भी वेलोसिटी है। इधर की तरफ जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इधर की तरफ टाइम वेरिंग वेलोसिटी है 5t, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम वेरिंग वेलोसिटी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग टाइम वेरिंग वेलोसिटी, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी है वाई एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये t इज इन सेकंड्स, दैट इज गिवन, t टाइम और टाइम किसमें है, सेकंड्स में। द ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्यूब, अगर क्यूब के साथ, मतलब क्यूब के साथ रेस्ट होने का मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। अगर ये एक्सीलरेट कर रहा है तो दोनों का मतलब दोनों कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है, सोचो क्यूब इज एट रेस्ट, ये जो क्यूब है बच्चों, ये क्यूब है, ये मतलब जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यूब, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही दोनों के बीच में, स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब ऑब्जर्वर अगर अंदर बैठ के देखेगा तो उसे स्टेशनरी दिखेगा, ऐसे सोचो। ऑब्जर्वर अगर इस क्यूब के अंदर बैठ के देखेगा, अच्छा ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा तो देखो ये वेलोसिटी, तो हम यहां से पहले एक्सेलेरेशन निकाल लें इस क्यूब का, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द क्यूब कितना होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन ऑफ क्यूब, एक्सेलेरेशन ऑफ क्यूब इज गोइंग टू बी, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, तो एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी, अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो हमें वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें, हमें एक्सेलेरेशन अलोंग उसी एक्सिस मिल जाएगा। तो कितना 5t है, 5t का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा बताओ, 5 हो जाएगा। तो 5d बाई dt of 5t, and this is acceleration along x axis, तो ax is going to be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ay कितना होगा, ay हो जाएगा अपना dy dt ऑफ 2, लेकिन 2 तो कांस्टेंट है, तो ay is going to be 0। तो जो इसका एक्सेलेरेशन आ रहा है बच्चों, इसका एक्सेलेरेशन आ रहा है वो आ रहा है 5 i कैप ओनली, जो इसका एक्सेलेरेशन है आई कैप के लॉन्ग है। तो ऐसे ही करते हैं ना कि जिस एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी पता है उसके लॉन्ग डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी में से एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इसके लॉन्ग एक्सेलेरेशन 0 है बच्चों। कमाल हो गया एकदम, बिल्कुल कमाल की बात है, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं यहाँ पर। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अब इधर की तरफ एक्सेलेरेशन की बच्चों हम बात करेंगे, तो इधर की तरफ एक्सेलेरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर की तरफ एक्सेलेरेशन, और इधर की तरफ एक्सेलेरेशन कितना है, 0 बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलेरेशन भी पता है, बहुत अच्छी बात है। और हमें ये भी पता है कि विद रिस्पेक्ट टू क्यूब ब्लॉक इज नॉट एक्सीलेटिंग, ये क्यूब है बच्चों, इसके साथ ये अपना एक्सीलेट नहीं कर रहा, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सीलेशन नहीं है बच्चों, रेस्ट पर स्टेशनरी है, ठीक है। और कह रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द क्यूब एंड द ब्लॉक इज 0.6, इन दोनों के बीच में, यहां जो सरफेस ब्लॉक और क्यूब की सरफेस, लोअर सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू, उसकी वैल्यू दिया, म्यू कितना दिया बच्चों, म्यू दिया है, म्यू दिया हुआ है 0.6, ये बात समझ लेंगे। दिस इज बिटवीन बिटवीन सरफेस ऑफ क्यूब बच्चों एंड ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, करेक्ट है, करेक्ट है, कमाल हो गया ये। अब क्या करेंगे, अगर तुम ग्राउंड से एनालिसिस करोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूं उसको सूडो फोर्स एनालिसिस करो। सूडो फोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यूब एक्सीडेट कर रहा है तो क्यूब के अंदर बैठ जाते हैं, क्यूब के अंदर बैठते क्या होगा, क्यूब हमें स्टेशनरी दिखेगा, आप ध्यान से समझना, क्यूब हमें स्टेशनरी दिखेगा, हमने कहा जी यहां बिठाते हैं ऑब्जर्वर को, तो लेट अस ड्रॉ क्यूब और उसके अंदर ही बैठा देते हैं, एक क्यूब बैठाते हैं, ये बनाते हैं, एक क्यूब बन गया, लो एक क्यूब बना देते हैं फटाफट फटाफट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यूब क्यूब, ठीक है, ये लो ये क्यूब बन गया, और ये इसका बेस है बच्चों, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है। इसको कुछ कलर दे देते हैं, ये ये देखो, है ना, ये बेस है, और यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है, ओके अच्छे से बना देते हैं, ये ऐसे है,
ठीक है, मान लेते हैं। और ऑब्जर्वर को तुमने यहां बिठा दिया, ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया। अच्छा, जैसे अब तुम्हें पता है कि एक्सीलरेशन जो है, लेट्स नॉट वरी अबाउट द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। एक्सीलरेशन इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर की तरफ ही एक्सीलरेशन है, ठीक है। अगर मैं अंदर बैठूंगा तो ये ऑब्जर्वर बैठते कि यार मुझे तो क्यूब रेस्ट पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने बोला था विद रिस्पेक्ट टू क्यूब इट इज नॉट एक्सीलेटिंग। अगर विद रिस्पेक्ट क्यूब एक्सीलेट करो तो इसे एक्सीलेटिंग दिखता है, अगर एक्सीलेट नहीं करा, रेस्ट बोले तो रेस्ट पे ही दिखेगा। तो कह रहा ऑब्जर्वर कह रहा है जी भाई मुझे तो ये रेस्ट पे दिख रहा है। तो अच्छा, तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है, इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो तुमने क्या किया, इसका एफबीडी बनाया। देखो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है और एक एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? आगे की तरफ लग रहा होगा। मान लो आगे पीछे कहीं भी लगेगा, लेकिन लगेगा एक ही डायरेक्शन में, तो बैलेंस नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर तुम अंदर से देखोगे तो तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है, और रेस्ट पे दिख रहा है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 दिखना चाहिए। बट तुम्हें दिख रहा है कि चलो वर्टिकल एन इक्वल टू एमजी तो हो जाएगा, ध्यान से समझना, एन इक्वल टू एमजी तो हो जाएगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? तो एक्चुअल में यहां गलती हुई थी तुम्हें, क्योंकि तुम एक्चुअल में क्या हुए थे कि ग्राउंड पे जब बैठे थे और तुम यहां बैठे हो तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए, ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम है। अगर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आते तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, सूडो फोर्स दिखाते हैं। सूडो फोर्स किधर दिखाते हैं? जो फ्रेम जिधर एक्सीलरेट करा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एम इंटू ए लगा देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। हमने कहा जी इधर लगा दिया, तो ये मास कितना है भाई, मास जो भी है इंटू ए इधर की तरफ। अब क्या ये बैलेंस हो सकता है? यस, दिस नाउ दिस कैन बी बैलेंस्ड। कैसे? क्योंकि एफ इक्वल टू एन इक्वल टू एम जी है ही है पहला इक्वेशन, तो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है बात। अब एन इक्वल टू एम जी मतलब मास कितना दिया ब्लॉक का? मास दिया ब्लॉक का 2 kg, तो जो नॉर्मल फोर्स बचा होगा 2 इंटू 10 20 न्यूटन आ जाएगा, करेक्ट है ये बात। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन इक्वल टू एम ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो म्यू पता है 0.6, एन पता है 20 इज इक्वल टू एम पता है। एक बात समझना, क्या यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों? क्या यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? तो लिमिटिंग वैल्यू की म्यू एस एन, तो म्यू एस कितना 0.6, एन कितना है 20, तो 12 न्यूटन का लिमिटिंग फोर्स लग सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू भाई, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, रेस्ट है तो स्टैटिक ही लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू की एफ एस दैट इज गोइंग टू बी ओनली 12 न्यूटन। 12 न्यूटन हो सकता है बस, यहां पर समझना ध्यान से, 12 न्यूटन हो सकता है। और हमें यहां कितनी आवश्यकता है? तो जितना ये होगा उतना ही चाहिए फ्रिक्शन। अगर 12 न्यूटन से ज्यादा चाहिए तो ये इसका मतलब स्टेशनरी रह नहीं सकता। क्वेश्चन ही गलत पूछा। अगर m इंटू ए 12 से ज्यादा चाहिए तो तुम समझ जाना, m इंटू ए अगर 12 से ज्यादा चाहिए, मतलब 12 से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब ये कभी भी स्टेशनरी रह ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं m इंटू ए कितना आता है बच्चों। m इंटू ए देख रहे हैं तो मास कितना 2 और एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना 5, तो 10 न्यूटन आता है। हमें 10 न्यूटन ही फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। और कितना दे सकता है लिमिटिंग वैल्यू? 5 और 12 न्यूटन। 12 न्यूटन दे सकता है, 10 चाहिए कोई बात नहीं, जितना फ्रिक्शन के बारे में बात कर ही चुके हैं, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है बच्चों। तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है और 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स ही देगा वो, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रहा है 10 न्यूटन ओनली, और 12 न्यूटन लग सकता है, 10 न्यूटन ही लग रहा है, ठीक है बात। तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहां पर। देखते ऑप्शन चेक करते हैं, 10 न्यूटन ही लग रहा है, कितना सकता है 12 न्यूटन। तो ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन, दैट इज द राइट ऑप्शन। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 4 न्यूटन, नहीं 10 न्यूटन ही चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक बात और ध्यान देते हैं, पहला सही हो गया ऑप्शन और दूसरा गलत हो गया। अब करें टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द क्यूब इज 40 न्यूटन। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द क्यूब। अब ये टोटल फोर्स ब्लॉक ऑन द क्यूब का मतलब क्या है पहले समझना। टोटल फोर्स exerted by ब्लॉक ऑन द क्यूब बच्चों, ठीक है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, मस्त ब्लॉक बना लेते हैं, बना ले अच्छा सा ब्लॉक बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब एक्चुअल में ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो क्यूब की सरफेस पे भी एक नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। पेयर में हमेशा सारे फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है तो इसका पेयर फोर्स ग्राउंड पे लग रहा होगा इधर की तरफ। तो जो टोटल दो फोर्सेस जो है ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहा है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और दोनों परपेंडिकुलर है। ऐसे ही देखते हैं भाई, देखते हैं कि कह रहा ना कि फाइंड टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द क्यूब। तो दैट इज ओनली, देखो अगर ब्लॉक में नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? दिस इज बाई क्यूब ऑन द ब्लॉक, दिस इज बाई क्यूब ऑन द ब्लॉक। तो इसका पेयर, हर एक फोर्स का पेयर फोर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने शुरुआती दौर में लेक्चर में बताया था कि सारे फोर्सेस दुनिया में पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, सारे फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस हैं जो आपके, अब ये तुम्हें पता कितना लग रहा है, एन इक्वल टू बच्चों कितना है 20 न्यूटन, और जो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन ही लग रहा है। अब ये दोनों
का ही सम नेट होगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एफ नेट इज गोइंग टू बी रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एफ कितना है अपना 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बच्चों, तो हो जाएगा रूट ओवर 500 एंड दिस इज 10 रूट 5 न्यूटन। तो जो टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा दैट इज 10 रूट 5 न्यूटन बच्चों, 10 रूट 5 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, है क्या कोई ऑप्शन, तो सी तो गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द क्यूब इज 10 रूट 5 न्यूटन। कमाल का क्वेश्चन था ना ये। तो ये हम लोग सूडो फोर्स से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं सूडो फोर्स से ही करा रहा हूं ताकि तुम सूडो फोर्स की अच्छी सी फीलिंग ले पाओ बच्चों। एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे थोड़ी, बिल्कुल कमाल की बात है। इसमें तुम्हें एक चीज और सीखने को मिलेगी, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले आप लोग, पढ़ ले, 1 मिनट का टाइम देके पढ़ें, है ना, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। अ वेज विद द रफ ग्रूव, एक वेज है, ये देखो ये वेज है, इसमें ग्रूव मतलब एक ऐसे सर्कुलर ग्रूव, मतलब ऐसे काट दिया ऐसे, मतलब जैसे वुड का एक वुड क्यूब होता है ना, लकड़ी का एक क्यूब बना लो और उसके अंदर ऐसे ग्रूव बना दो, ग्रूव मतलब ऐसे छेद कर दो, इसी जैसे ये काट दो लकड़ी का ये रीजन ऐसे करके, और ये होल हो गया ऐसे पाइप जैसा समझो ऐसे ना ऐसे, लेकिन इसने बोला कि रेक्टेंगुलर ग्रूव है, रेक्टेंगुलर मतलब कि गोला गोला नहीं है, मतलब जो स्क्वायर शेप का था वैसा ग्रूव, ऐसे करके ग्रूव कटे, ग्रूव जैसे छेद कर देना बेसिकली, इसका नाम छेद, टनल टाइप ऐसे, है ना। तो अब कह रहा है कि चलो टनल टाइप का है और इसके अंदर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसको क्या कर रहा है कि देखो, है ना, प्लेस्ड इन अ ग्रूव विद अ स्मॉल क्लियरेंस, छोटा सा गैप है, मतलब हल्का सा गैप है, कह रहा है कि ग्रूव में एग्जैक्टली फिट नहीं कर रहा है। अगर फिट ना होने का मतलब है कि अगर लोअर सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो ऊपर वाले के साथ नहीं, क्योंकि कह रहा है ना स्मॉल क्लियरेंस के साथ रखा गया। कह रहा है कि एक वेज विद अ रफ ग्रूव इन द शेप ऑफ अ क्वार्टर सर्कल इज केप्ट ऑन द स्मूथ टेबल, ये टेबल स्मूथ है। अ स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द ग्रूव, ये ग्रूव के अंदर यहां पर हमने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया विद स्मॉल क्लियरेंस, स्मॉल क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, छोटा सा गैप है, मतलब अगर इनर इस वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो ऊपर वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा बच्चों। द वेज इज मूव इन एक्सेलेरेशन, वेज को हमने क्या किया, ए रूट 3 जी से एक्सेलेट कर दिया। इफ द ब्लॉक इज टू रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द ग्रूव इन पोजिशन सोन, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कैन बी। तो कह रहा है कि अगर तुमने इसको एक्सेलेट किया और विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक दिस इज स्टेशनरी, नाउ यू कैन नाउ थिंक अगेन कि दिस इज अ सूडो फोर्सा क्वेश्चन, नहीं, दिस इज सूडो फोर्सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा सूडो फोर्सा क्वेश्चन है। देखो अगर तुम ये जो वेज, ये जो ब्लॉक है ना बच्चे, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ना, ये इस वुड के साथ स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इस बात को समझना है, स्टेशनरी है। अगर इसके साथ ये स्टेशनरी है तो अगर मैं यहां से स्टेशनरी मतलब ये दोनों सेम एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, ये बात हुई थी अपनी, ऑब्वियसली सेम एक्सेलेरेशन जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक का एक्सेलेरेशन, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक का एक्सेलेरेशन, विद रिस्पेक्ट टू वेज और वी कैन से वुड इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, करेक्ट है, सेम डायरेक्शन में, तो a माइनस ए इज गोइंग टू बी जीरो, करेक्ट। तो अगर तुम यहां से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे तो ऑब्जर्वर को ये भी वुड भी आपको रूट 3 जी से आगे जाते दिख रहा होगा, ये छोटा सा ब्लॉक भी रूट 3 जी से जाते हुए आगे दिख रहा होगा। कमाल का पार्ट पता क्या होगा, कमाल का पार्ट क्या होगा कि अगर मैंने जैसे मान लो ये बना लिया, ठीक है, ओ ओ चलो बना लेते हैं ऐसे करके, अब मान लो हमने ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे करके बना ले, और ये कितना है रूट 3 जी, ठीक है बच्चों। अब अगर हम ऑब्जर्वर यहां बिठा दे बच्चों, अगर हम ऑब्जर्वर यहां बिठा दे तो क्या किस फ्रेम पे बैठा है, इनर्शियल फ्रेम पे या नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम नहीं है भाई, स्टेशनरी फ्रेम नहीं है, ये एक्सेलेटिंग फ्रेम है, इसका एक्सेलेरेशन रूट 3 जी है, तो एक्चुअली तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ गए, और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका ऑब्जर्वेशन का ये रेस्ट पर है, तो इस पे जो नेट फोर्स आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है कि अब मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता, अब ये समझना कि जैसे मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आऊंगा बच्चों, जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आऊंगा आपको एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, कितना होगा, इसका मास इंटू रूट 3 जी, है ना, तब जाके ये स्टेशनरी दिखेगा, तभी सारा फोर्स जीरो होगा। तो ये बोल दिया कि ब्लॉक ब्लॉक इज एट रेस्ट बच्चों, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। अगर वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो तुम्हें वेज पे बैठ के तुम्हें स्टेशनरी ही दिखेगा, करेक्ट है बात ये, हमें बहुत अच्छी बात है, स्टेशनरी दिख रहा है तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो ये मान लो छोटा सा पॉइंट मास हमने वेज का बना लिया, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये एंगल देखो, ये इसके साथ ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है तो ये एंगल कितना होगा 30 बच्चों, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, है ना, और ये है तुम्हारा सेमी क्वार्टर सर्कल हो गया ऐसे करके,
ये क्वार्टर सर्कल हो गया, तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा। तो ये पॉइंट मास में इसको दूसरा कलर देता हूँ, ये पॉइंट मास जो ब्लॉक है वो हो गया। अब इधर की तरफ हमें एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। इधर की तरफ सूडो फोर्स कितना होगा बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब कितना मास दे रखा है इसका? मास नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो m इंटू रूट थ्री जी, मास m मान लिया रूट थ्री जी, ये सूडो फोर्स है। दिस इज एफ पी, सूडो फोर्स। एफ पी मतलब फोर्स एंड सूडो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ऊपर लग रहा होगा, ऐसे किधर भी मान सकते हो, इधर मान लो इधर लग के रोक रहा है इसे, और जस्ट रोक रहा है, ऐसा मान लेते हैं। जस्ट रोकेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू लगेगी एफ एस। अब अगर जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के देख रहा होगा इस पे, उसे रेस्ट पे दिख रहा होगा और सारे फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर हमें सूडो फोर्स नहीं दिखाते ना, अगर हम सूडो फोर्स नहीं दिखाते तो हम इसको रेस्ट पर मानकर जीरो फोर्स नहीं दिखा सकते, है ना। तो यही एक आर्ट थी यहाँ पे, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट ये था कि जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आते हैं, मतलब एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे आते हैं, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखा के फिर एनालिसिस करो। अगर तुम उस फ्रेम पे बैठ के तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है तो उसको नेट फोर्स जीरो करो, अगर एक्सीलरेट करते हुए दिख रहा है तो एक्सीलरेट करो। बच्चों सब चलेगा, लेकिन ध्यान से करना है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये कह रहा है कि यहां से बैठ के आपको स्टेशनरी दिख रहा है तो नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये है आपका, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा बच्चों, और ये भी 30 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एफ साइन 30, एफ एस साइन 30 प्लस इधर की तरफ बच्चों क्या लग रहा था? एन लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, एन कॉस 30 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। देखो ना, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, शुड बी इक्वल टू mg, शुड बी इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज वो भी बैलेंस होने चाहिए। तो एफ एस कॉस 30 प्लस एम रूट थ्री जी, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, प्लस ये सूडो फोर्स वाला, और इधर के साथ नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए। तो नॉर्मल कितना बच्चों? एन साइन 30, एन साइन 30 इक्वल्स टू नंबर 2। अब एफ एस को लिख सकते हैं हम लोग म्यू एस एन साइन 30 हाफ हो गया, एन कॉस 30 हो गया, इक्वल्स टू एन जी हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा म्यू एस एन, एन तो एन ही है यहाँ पे, और कॉस 30 हो जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस एन बाई टू, ठीक है, माइनस एन बाई टू, है ना, इज इक्वल टू माइनस एम रूट थ्री जी। जैसे मर्जी कर लो। अब माइनस आ गया तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, क्या हुआ तुम्हें समझ में आना चाहिए, है ना। अब डिवाइड कर लो तो कट जाएगा एन एन, तो म्यू एस बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू रूट थ्री बाई टू, वन एंड टू मतलब ये थ्री है और ये फोर है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो थ्री डिवाइडेड बाई फोर कर दिया हमने, ठीक है। तो रूट थ्री बाई टू माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री। इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई तो म्यू की वैल्यू आएगी वन बाई रूट थ्री के बराबर। सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू रूट थ्री के बराबर आएगी। अब कहोगे भैया म्यू की वैल्यू रूट थ्री का तो जस्ट स्लिप करने नहीं दे रहा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि देखो सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू वन बाई रूट थ्री आएगी। अगर वन बाई रूट थ्री आए तो ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू? वन अपॉन 1.7321। तो ये समझ में आ गया कि 0.5 से तो ज्यादा ही आएगी, ग्रेटर देन 0.5 आएगी। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5। तो मतलब 0.5 से ज्यादा वैल्यू चाहिए अगर आप इसे स्टेशनरी लिखना चाहते हो, क्योंकि फ्रिक्शन के साथ खास बात क्या होती है, अगर तुम ज्यादा रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम नहीं रख सकते। कम रखोगे तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू कम से मैक्सिमम वैल्यू जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू है तो चलेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता अपने आप को। लेकिन उससे कम रखोगे तो नहीं, स्लिप कर जाएगा। तो कम से कम 0.5 के हिसाब से चाहिए, 0.5 से ज्यादा ही चाहिए तुम्हें। 0.5 से हालांकि काफी ज्यादा, तो मतलब जो 0.5 है उससे भी ज्यादा चाहिए, मतलब 0.6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 0.6 से भी ज्यादा चाहिए इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 से ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा वाली कोई वैल्यू चलेगी। देखो एक्जैक्टली यहाँ वन बाई रूट थ्री कोई ऑप्शन था नहीं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अच्छा वन बाई रूट थ्री कितना आएगा? अगर इसकी वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.333 आएगा, इसकी तो 0.25 ही आएगा, इसका तो 0.2 ही आएगा, एंड दिस इज 0.9, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इतनी वैल्यू से बात नहीं बनेगी, इतने से नहीं बनेगी, इससे से नहीं, ये बना सकता है। तो कहोगे भैया ज्यादा हो गया ना वो 1 बाई रूट थ्री से। यस, तो कोई बात नहीं, 1 बाई रूट थ्री से ज्यादा तो मैनेज कर लेगा ना वो, फ्रिक्शन अपने वैल्यू को कम कर लेगा। ऐसा नहीं कि हर बार लिमिटिंग वैल्यू देगा, ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं। ये वैल्यूज रखोगे तो स्लिप कर जाएगा, ये समझने वाली बात है। कई बार जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप गलती कर देते हो, आपको लगता है एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, जस्ट स्लिप नहीं करो तो लिमिटिंग वैल्यू, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पूछा तो एग्जैक्ट नहीं, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसने बोला कि कितना म्यू की वैल्यू नहीं चाहिए, तो कितना, ये थोड़ी बोला मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम बोला तो 1 बाई रूट थ्री चाहिए था, उसने बोला कितनी कितनी वैल्यू के लिए जस्टिफाई हो सकता है, तो इनमें से सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए जस्टिफाई नहीं हो सकता, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना सबको? आई थिंक कमाल की बात है। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो बस। ठीक है, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन है, देखो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। A block is sliding along the smooth incline as shown in the figure. If acceleration of the chamber is as shown in the figure, the required distance। तो देखो फंडा क्या है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन सीधा सीधा। कि अपने पास एक चैम्बर है, ठीक है, और इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लॉक रखा हुआ कह रहा है कि देखो अभी ये स्मूथ था तो नीचे स्लाइड कर रहा होगा, करेक्ट है, अभी भी स्लाइड कर रहा होगा, ऐसे छोड़ दोगे तो भी स्लाइड करेगा। लेकिन कह रहा है कि ब्लॉक ना एक्चुअली इसने एक कंडीशन दे दिया है, इसने बोला कि जो चैम्बर है ना वो ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, वो ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, इसका मास m है। इनफैक्ट इसने बोला कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी l, l दूरी तय करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू होने का मतलब क्या होगा कि ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और चैम्बर की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। टी जीरो पर दोनों रेस्ट पे थे, ऐसे रेस्ट पे था, छोड़ा तुमने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, है ना। नीचे आना शुरू हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, जिधर भी जा रहा है डज नॉट मैटर। मान लो नीचे आ रहा है, मान लो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो नीचे आए और ऊपर जाए तो कह रहा है एल दूरी अलॉन्ग द सरफेस तय करने में से कितना टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन को ग्राउंड से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सूडो फोर्स से फटाफट हो जाएगा। कैसे? देखो अगर ऑब्जर्वर को यहां से बैठ के देखोगे तो इसका एक्सेलेरेशन अजीब जैसी डायरेक्शन, इसका एक्सेलेरेशन तुम आइडेंटिफाई, इस बार ये रेस्ट पर नहीं आ रहा है, इस बार ये रेस्ट पर नहीं एक्सेलेरेट कर, तो इधर सरफेस के लॉन्ग इसका एक्सेलेरेशन इधर या इधर हो सकता है। नेट की बात करेंगे तो तुम्हें डायरेक्शन की थोड़ी फाइट होगी, तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। और ये जो चैम्बर है वो राइट की तरफ ए से एक्सेलेरेट कर रहा था। तुमने कहा जी यहां से एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही, मैं कहता हूं चैम्बर के ऊपर बैठ जाता हूं, चैम्बर के ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा दिया मैंने। अब चैम्बर के ऊपर अगर ऑब्जर्वर बैठ गया तो चैम्बर एक्सेलेटिंग है, तो इनर्शियल फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आप कहोगे भैया जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठना एक फोर्स लगा देना उसके बाद एनालिसिस करना, एंड दिस इज नॉट एट रेस्ट। क्यों स्टेज पे नहीं, क्यों कह रहा है कि ये एल डिस्टेंस कवर कर रहा है सरफेस के लॉन्ग, ये बोला ना टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस एल लॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, तो इसका मतलब एक्सेलेरेट करोगे तभी कर सकता है, रेस्ट पे तो वहीं पर रुका रहता ना, तो इसका मतलब इसके लॉन्ग एक्सेलेरेशन है। तो तुमने कहा जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम पे पहुंचा बच्चों, उस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा दो एम ए, ठीक है, तो मैंने कहा एफबीडी बनाया मैंने। अब ये इसी के रिस्पेक्ट में एनालिसिस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 2 इसको मान लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको फॉरगेट अबाउट दिस, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक है। अगर मैं यहां पर एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, यहां पर एफबीडी बनाऊंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एफबीडी बनाऊंगा, देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा ब्लॉक, एफबीडी बनाऊंगा तो एक तो एमजी नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल बच्चों इधर लग रहा होगा, एक सूडो फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अब देखो एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो एमजी का कंपोनेंट जो आता है हमेशा, एमजी का जो कंपोनेंट आता है वो एमजी का कंपोनेंट इधर की तरफ आता है, दैट इज एमजी कॉस थीटा। अगर ये थीटा है बच्चों, थीटा दिया हुआ है हालांकि, तो थीटा तो एमजी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या होगा एमजी साइन थीटा बच्चों। अगर ये थीटा है, ये थीटा होता है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना, और ये भी थीटा हो जाएगा, तो एमए का भी कंपोनेंट आ जाएगा। तो एमए का कंपोनेंट क्या आएगा, एमए का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा एमए साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा एमए कॉस थीटा। अब सरफेस के लॉन्ग दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से दो फोर्स काम कर रहे हैं, एमजी साइन थीटा बच्चों, और एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट एमए, एमए साइन थीटा, एमए एमए कॉस थीटा, ये नेट फोर्स अलोंग द सरफेस हो गया। अब इसी के लॉन्ग तुम्हें एक्सेलेरेट होते देखो, क्योंकि तुम्हें देखो ध्यान से सुनना, जैसे तुम इस कंपार्टमेंट बैठते हो या इस बॉक्स के ऊपर बैठते हो, तुम्हें बॉक्स स्टेशनरी दिखना शुरू होता है, तो ये किसके लॉन्ग एक्सेलेरेट कर सकता है, इसी के लॉन्ग एक्सेलेरेट कर सकता है। इसके लॉन्ग जो फोर्स आएगा वो आ रहा है एमजी साइन थीटा और एमए कॉस थीटा, और जो आंसर आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स ही आएगा, इस बात को समझना। तो मैं बोलूंगा मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, तो इसको रिलेटिव एक्सेलेरेशन बोल देते हैं, एमएआर, रिलेटिव, दिस इज relative acceleration of, this is relative acceleration of block with respect to box. I hope you understand, this is relative acceleration of block with respect to box. So AR is going to be G sin theta plus A cos theta बच्चों, A cos theta। अब ये इसके लॉन्ग एक्सेलेरेशन आएगा, मगर अगर ऐसे देखा जाए, मान लो ब्लॉक यहां पर है और इसका एक्सेलेरेशन AR इधर की तरफ है, और यहां से यहां तक की दूरी बच्चों मान लेते हैं एल दूरी है, यहां से एल दूरी है, और इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स भी जीरो था और इसका भी जीरो था, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि अब रिलेटिव में ही पता है, यू रिलेटिव इज गोइंग टू बी जीरो बच्चों, क्योंकि बॉक्स का इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, आई एम सो सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक
was 0, initial velocity of the block was 0, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स वो जिस बॉक्स पे इंक्लाइन प्लेन था तो इंक्लाइन प्लेन का भी 0 था, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ब्लॉक का जो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 होगा, लेकिन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है AR है वो ये दिया हुआ है। अब जो रिलेटिव डिस्टेंस होगी वो L होगा और कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बच्चों। S क्या होगा, बॉक्स से रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ आ रहा है L माइनस L, u इनिशियल 0 है प्लस हाफ A रिलेटिव कितना है, g साइन थीटा प्लस A cos थीटा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर बच्चों। अच्छा, टाइम चाहे जिस फ्रेम से देखो, चाहे एक्सीलरेटिंग फ्रेम से देखो चाहे नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम से, दोनों से सेम दिखता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो टाइम नहीं बदलता, बाकी रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाएगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन बदल जाएगा, ग्राउंड से एक्सेलरेशन अलग दिखेगा, ग्राउंड रिलेटिव फ्रेम से एक्सेलरेशन अलग दिखेगा, वेलोसिटी, ये तो आपने आई थिंक काइनेमेटिक्स स्टडी में पढ़ रखा होगा बच्चों। तो यहां पर जब हमने टाइम देखा तो क्या आया तुम्हारा 2L अपॉन जी साइन थीटा प्लस A cos थीटा का रूट ओवर, तो दिस इज द टाइम L डिस्टेंस को कवर करने के लिए। देखें ऑप्शन है क्या अपने पास, यस दिस इज द ऑप्शन, ठीक है, तो दिस इज द ऑप्शन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मुझे लग रहा है अब तो आपको फील आ चुकी होगी कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो ना, ज्यादा मुश्किल सी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको ऑब्जर्व, देखो ये ओवरऑल जो फिनोमेना है ना, मैं बार बार सिंगल एक एक दो दो लाइन में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये बॉक्स जो था ये एक्सीलेट कर रहा था राइट की तरफ, ग्राउंड से देखते तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता, बिल्कुल होता सॉल्व, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो मैंने कहा सूडो फोर्स अभी सिखाया तो यूज करके देखो। अब सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, आप ऐसा करो कि जो एक्सीलेटिंग फ्रेम बॉक्स से बॉक्स पे बिठा दो बंदे को, है ना, अगर मैंने बॉक्स पे बंदे को बिठा दिया तो बॉक्स पे जो ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर बंदा नहीं मतलब ऑब्जर्वर, उसे वो एक्चुअली में एक्सीलेटिंग फ्रेम है। अब बॉक्स के ऊपर से सब तुम देखना चाहते हो या बॉक्स के अंदर से देखना चाहते हो, तो बॉक्स के अंदर चले गए तो तुम्हें बॉक्स तो पहले स्टेशनरी दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब तुम F इक्वल टू में अप्लाई करके देखना चाहते हो, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ब्लॉक को स्टेशनरी नहीं बोल रहा है, तो यू हैव टू ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा, पहले तो सूडो फोर्स दिखाओ और फिर उसके से कुछ नेट एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस तुम्हें दिखेगा, क्योंकि अगर तुम्हें बॉक्स स्टेशनरी दिख रहा है तो ब्लॉक का मोशन किधर हो सकता है, विद रिस्पेक्ट बॉक्स के अंदर बैठ के अगर तुम्हें बॉक्स स्टेशनरी दिख रहा है तो जो ब्लॉक होगा वो सरफेस के लॉन्ग, इंक्लाइन प्लेन सरफेस के लॉन्ग ही एक्सीलरेट कर सकता है। तो हम उसके अंदर बैठ गए और हमें दिखा कि दो ही फोर्स सरफेस के लॉन्ग लग रहा है, एक कॉम्पोनेंट था आपका mg sin थीटा और दूसरा था ma cos थीटा, इन दोनों की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो रिलेटिव टू बॉक्स एक्सेलरेशन आएगा। कितना आ गया रिलेटिव टू बॉक्स एक्सेलरेशन, रिलेटिव टू बॉक्स एक्सेलरेशन आ गया आपका AR एंड दैट इज g sin थीटा प्लस A cos थीटा, ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है। अब तुम्हें पता है अब सब कुछ रिलेटिव लिखना, तो देखो यहां शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स इज 0, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज 0, और रिलेटिव एक्सेलरेशन तो दिख ही रहा तुम्हें, यहां निकाल लिया तुमने, और डिस्टेंस कितनी करनी है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, L करनी है ना बच्चों, तो रिलेटिव डिस्टेंस L हो गई, L दूरी तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि A कांस्टेंट है, और दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट, हमने बॉक्स लगाया क्यों, क्योंकि बॉक्स के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो सब कुछ रिलेटिव में लिख दोगे तो जो माइनस L इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना इस बात को, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है और नीचे की डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो t इक्वल टू रूट ओवर 12 बाई जी साइन थीटा प्लस A cos थीटा बच्चों, तो ये हमें टाइम मिल गया है ना, ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं थी। तो एक क्वेश्चन है, ये मेरे खुद के IIT जेईई में आया था, ये IIT जेईई 2006 में आया था, और ये क्वेश्चन सूडो फोर्स से बहुत आसान हो जाता है, और ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, जो बहुत अच्छे से 6 मार्क का क्वेश्चन था। उस वक्त जो इंटीजर टाइप आते थे इंटीजर टाइप था, और ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता था उस वक्त इंटीजर टाइप में, उस वक्त ही बता रहा हूँ। तो ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में दिया एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो ये क्वेश्चन देखना IIT जेईई 2006 में था, तो दिस इज एडवांस क्वेश्चन। अब इसमें देखो मैंने थोड़ा फिगर को तुम्हें समझाने के लिए, जब एग्जाम में जाओगे तो तुम क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें इतना ही दिया, ऐसे ही फिगर दिए थे एग्जैक्ट, और इतने से ही विजुअलाइज करना था तुम्हें, कोई मदद नहीं करने वाला तुम्हें कि जैसे मैंने अच्छे से फिगर बना दिया, तुम्हें विजुअलाइज करने वाला कोई और दिखेगा नहीं। अगर IIT जेईई करना है तो देखो दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन दे गिव यू, IIT जेईई एडवांस का लेवल इतना ही हो, इससे अच्छा ही होता है, इससे कहीं खराब नहीं जाने वाला, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डराते नहीं तुम्हें ज्यादा। अ सर्कुलर डिस्क, कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क अपने पास, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है अपने पास, एंड विद अ ग्रूव अलोंग द डायमीटर, ग्रूव का मतलब क्या होता है, डिस्क है, मान लो थिकनेस का कुछ थिकनेस है, जैसे थिकनेस है और थिकनेस है तो डायमीटर के लिए हमने एक काट दिया, काट के निकाल दिया, ग्रूव मतलब काट के निकाल दिया, रास्ता बना दिया, गड्ढा करके रास्ता बना दिया, ठीक है। ये समझाता नहीं, बस इतना लिख के आपको समझना था, एग्जाम में तो इतना ही लिखता है, ग्रूव अलोंग द डायमीटर, तो वी शुड नो व्हाट इज ग्रूव,
कि ग्रूव मतलब कि जैसे कोई थिकनेस है तो उसमें काट के निकाल के रास्ता बनाना है गड्ढे के साथ, ठीक है। प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, और ये सरफेस, ये जो ग्रूव है ना, ये करेक्ट सर्कुलर डिस्क विद ग्रूव अलोंग द डायमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है। चलो कोई बात। अ ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, तो यहां पर एक ब्लॉक 1 kg रख, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ऑल सरफेस ऑफ द ग्रूव्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इन कांटेक्ट इज 2/5। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब हर सरफेस, मतलब ये बात ध्यान समझना। देखो एक्चुअल में इस चीज को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है कि यहां मान लो ये गड्ढा जो बन गया ये ऐसे था, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक रखा, देखो विजुलाइज कर पा रहे हो, मैंने काफी मेहनत करके इसको बनाया था। और ये जो मैंने ये यहां पर बनाया ये आपका बेस है, और ये साइड वाला है, ऐसे साइड वाला। तो ग्रुप समझा, ऐसे गड्ढा कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक डाल दिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक डाल दिया उसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ब्लॉक है। और कह रहा है कि हर जगह जहां पे फ्रिक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां फ्रिक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 2/5 है। तो यहां पर देखो कौन कौन से सरफेस कॉन्टैक्ट में, जिस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में, बहुत सारी सरफेस है, देखो एक बेस सरफेस है, इधर का साइड सरफेस और इधर का भी साइड सरफेस है ना। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ बात, लेकिन थोड़ा ध्यान समझना। एक यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, एक यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, और यहाँ भी फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, 3 फ्रिक्शन हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि दो एक साथ एक ग्रूव ना ऐसे फिट नहीं होता कि दोनों तरफ कांटेक्ट में रहता है। जैसे आप ऐसे रखते हो उस पे, उस गड्ढे के अंदर रखते हो, तो एक सरफेस को, एक साइड वाली एक सरफेस कांटेक्ट होगी, बेस के साथ तो कांटेक्ट रहेगी, जो ग्राउंड वाला है उसके साथ तो कांटेक्ट मेंटेन ही रखेगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर डिस्क हैज एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो डिस्क का एक्सेलरेशन किधर की तरफ, इधर की तरफ है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर की तरफ जो मैंने बनाया था ये इधर की तरफ नहीं था बच्चों, इधर की तरफ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ओके ऑलराइट। तो इधर की तरफ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब ये एक्चुअल में जो जिस पर ये ग्रूव मूव कर रहा है ना, एक्चुअली ये डिस्क एक्सेलेटिंग है। अब मैं ये तो ग्राउंड से एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन अच्छी बात पता है तुम्हें यार, कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, मतलब आईआईटी के देखो पूछ रहा है, अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां बैठाऊंगा तो मुझे जो एक्सेलरेशन दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्क ही दिखेगा, है ना। यही तो मुद्दा था कि हमें, अगर हम ऑब्जर्वर को उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिठा देते हैं तो उसी के फ्रेम पे इसमें सारे पैरामीटर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसी से आंसर आना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क बच्चों, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 एंड sin थीटा इक्वल्स टू 3/5। ये मैं बहुत बार तुम्हें समझा चुका हूं, ठीक है बच्चों। अब अगर देखो इधर की तरफ एक्सेलेरेशन है और ये एक्सेलेरेट कर रहा है, तो देखो ग्रुप भी अपने ग्रुप के अलॉन्ग वो ब्लॉक चल रहा होगा और ये डिस्क अलग से एक्सेलेरेट कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट होती है अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे तो डिफिकल्ट है ऐसे क्वेश्चन की एनालिसिस। अब एग्जाम में सोचो कैसे सोचना हुआ होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन की एनालिसिस करनी ना बच्चों, तो ऑब्जर्वर को बिठाओ यहां पर डिस्क पर, और डिस्क पे बिठाओगे तो डिस्क क्या दिखेगी उससे, रेस्ट पे, और रेस्ट पे दिखेगी। अगर आप एफ इक्वल में अप्लाई करना चाहते हो इस पे, तो एक सूडो फोर्स दिखाओ, तो फॉरगेट अबाउट दिस फोर्स, इस फोर्स को भूल जाओ, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओ, तो 1 इंटू 25 मतलब 25 न्यूटन का एक सूडो फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, ये होगा एफ पी 25 न्यूटन का। और इस ऑब्जर्वर को डिस्क, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नंबर 1 डाल देते हैं, तो ऑब्जर्वर नंबर 1 है ना के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1, एनालिसिस कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर, एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1, यह ना कमाल की बात। और तुमसे क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो ऐसा करो, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो ना, सूडोफोर्स दिखा दिया ना, अब जो एक्सेलरेशन इसका निकल कर आएगा। अच्छा ये डिस्क अगर रेस्ट पे दिख रहा हो तो ये ब्लॉक किसके लॉन्ग मूव करते हुए दिख रहा हो, इसी लाइन के लॉन्ग मूव कर, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये बात समझता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन या तो ग्रुप के लॉन्ग इधर होगा या तो इधर होगा। तो ऐसा करते हैं हमें पक्के से पता चल गया ये स्टेशनरी दिख रहा है और ये ग्रुप के लॉन्ग एक्सेलेरेट करते दिख रहा है, तो सूडोफोर्स दिखाई दिया हमने। अब बाकी ब्लॉक के सारे एक्सेलरेशन को देखने की कोशिश करो, देखो ये ब्लॉक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अगर इधर की तरफ खींच रहा है इसको, तो ये पीछे वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, और एक ग्राउंड वाले के साथ तो बना ही रहेगा, तो इस पे 2 फ्रिक्शन आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा आपका इधर की तरफ, दिस इज गोइंग टू बी F1, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, ये सरफेस जो है, और एक फ्रिक्शन आएगा बेस सरफेस F2 मान लेते हैं, ये वाला सरफेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है बातें। और 2 नॉर्मल फोर्स आएगा, एक नॉर्मल फोर्स किधर आएगा, अगर अगर इस बात को समझना, इस बात को समझना कि अगर तुमने, अच्छा यहां पर एक जो गलती हुई, अगर इसको इधर खींचोगे ना बच्चों, इसको इधर खींचोगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर इसको, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इसको इधर की तरफ दबाएगा, तो इस वाले सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, ना कि इसको फिर से बना लेते हैं ताकि बिल्कुल गड़बड़ ना लगे,
है ना, ये मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। देखो ये जब फोर्स लगाएगा तो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, इस सरफेस के साथ, है ना, खींचेगा ऐसे, ऐसे खींच रहा है राइट की तरफ, तो ये पहले इसके कांटेक्ट में और फिर बेस के साथ तो कांटेक्ट बना ही रहेगा। एक फ्रिक्शन बच्चों इधर की तरफ आएगा, है ना, लेट्स से दिस इज F1, और एक ग्राउंड के साथ जो F2 है, F1 विद रिस्पेक्ट टू साइड सरफेस, F1 क्या है, विद साइड सरफेस, साइड सरफेस, और ये उस वक्त 2-3 मिनट में सॉल्व करके खत्म करना था, है ना। F1 विद साइड सरफेस, और F2, F2 क्या है, विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस सरफेस, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस सरफेस। अब यहाँ दो नॉर्मल भी लग रहे होंगे बच्चों, एक नॉर्मल लग रहा होगा तुम्हारा इधर की तरफ, इसको मान लेते हैं हम लोग N1, F1 का N1 मान लिया, जो F1 वाली सरफेस है उसका N1 नॉर्मल, और एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर वाले को ऐसे दिखा देते हैं, दैट इज N2। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दोनों केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ होगी म्यू N1, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जिस सरफेस के बीच की चाहिए वहीं का नॉर्मल चूज करना होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का म्यू सेम है, और यहाँ पर म्यू N2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने माना ही उसी हिसाब से। देखो यहां पर देखो F1 माना है, तो इसका जो इन दोनों सरफेस का जो नॉर्मल यहाँ पर N1 मान लिया, और ये माना F2, तो यहाँ नॉर्मल मान लिया हमने N2। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है बातें, तो हमें मिल गया। और ये यहां लग रहा तुम्हारा सूडो फोर्स। अब ये किधर एक्सेलेट कर सकता है, इसका एक्सेलेशन मान लेते हैं इधर की तरफ AR है, क्योंकि तुम्हें पता है या तो अब डिस्क पे बैठ के इसको ग्रूव के लॉन्ग ही ब्लॉक एक्सेलेट करते हुए दिखेगा, तो वी हैव दिस। अगर यहाँ पर एक्सेलेशन दिखाने को, अब यहाँ इसी कंपोनेंट को देखते हैं, तो अगर हम लोग इसी के लॉन्ग एक एक्सिस ले लेते हैं बच्चों, किसके लॉन्ग, एक इसके लॉन्ग एक्सिस ले लेते हैं एक्स, और इस किसके परपेंडिकुलर। वी नीड टू रिमेंबर कि जो N2 है वो इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, और ये सरफेस के लॉन्ग, इस सरफेस पे जो फोर्सेस है वही मैटर करेगा। अच्छा N2 बहुत क्लियर कट समझना है, जो N2 है बच्चों, जो N2 है ना, ध्यान से समझना, जो N2 है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, N2 mg के बराबर होगा, है ना। N1 का हमें कोई आइडिया नहीं, N1 का भी हम देखेंगे क्योंकि N1 साइड सरफेस से लग रहा है। अब बताओ कौन कौन सा फोर्स होगा जो इसे एक्सीलरेट कर, अब ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा होगा, करेक्ट है बात। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, ये देखो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। अब तुम्हें कौन से फोर्सेस चाहिए, तुम्हें सिर्फ 25 न्यूटन का कॉम्पोनेंट चाहिए। बहुत सारे कहेंगे भैया N2 ले लो, नहीं, देखो N1 तो एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, N2 परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रहा है, 3D में देखोगे तो एक्स वाई प्लेन पे फोर्सेस लग रहा है और फिर उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जो फोर्सेस मैटर कर रहा है वो लग रहा है 25 cos थीटा माइनस दोनों फ्रिक्शनल फोर्स विच इज F1 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इनटू रिलेटिव एक्सीलरेशन, है ना, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन आया यहाँ पर। तो 25 इंटू 4/3 बच्चों, माइनस F1 क्या होगा, म्यू N1 होगा, और F2 क्या होगा आपका, म्यू N2 होगा, और M2 क्या है, mg है, इंटू M इंटू AR बच्चों। ये लो इक्वेशन बन गया, लेकिन अभी यहाँ बहुत सारे अननोन है, अभी बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। N1 कितना होगा बच्चों, N1 यहां से निकालेंगे, देखो अब ये N1 इधर की तरफ है, तो इसका एक फोर्स कॉम्पोनेंट इधर की तरफ बैलेंस कर रहा होगा, देखो ये वाला तो ऊपर की तरफ है, N2 तो ऊपर की तरफ है, तो ये इसका जो साइन कॉम्पोनेंट है N1 को बैलेंस करा होगा, तो N1 इज गोइंग टू बी बच्चों 25 साइन थीटा, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 25 इंटू 4/3 माइनस 2 बाई, हर जगह म्यू जो है वो 2/5 ही देखा, N1 का हो जाएगा 25 इंटू साइन 37 है, इस बात को ध्यान रखना, 25 37 मतलब साइन 37 मतलब 3/5, ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। और माइनस म्यू 2/5, m कितना है 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 1 इंटू AR बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5, 5 कट गया, 6 and 4 minus 10 equals to AR. AR is going to be 10 meter per second. Relative acceleration of the block with respect to disk is 10 meter per second. कैलकुलेशन आपको वापस से ध्यान से देखनी पड़ेगी। आंसर इस करेक्ट, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2006 की बात, अभी मुझे याद है 2006 में आया था, तो मैंने 2006 में आईडीजे दिया था, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इंटीजर टाइप था, और इंटीजर में भी सिंगल डिजिट नहीं था, मल्टीपल डिजिट, 4 डिजिट तक वाले आंसर होते थे। तो इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटी, मतलब इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटी। तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, कि उसमें बहुत कट ऑफ भी बहुत कम गया था, ऐसा नहीं कि कट ऑफ, लेकिन डिफिकल्ट पेपर था ना, डिफिकल्ट पेपर जब भी आएगा कट ऑफ कम जाएगा आपका। तो ये बात समझना, यहाँ पर
ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि आप जैसे फ्रेम बदलते हो तो सारा एक्सेलेरेशन उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में आना शुरू हो जाता है, इस बात को समझना। और सारी एनालिसिस तुम उसी फ्रेम से कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, बस वो फ्रेम आपके लिए स्टेशनरी कब आएगा, जब स्टेशनरी तो बैठते ही आ जाता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा सूडो फोर्स दिखाओ, बाकी सब ग्राउंड जैसा ही फील होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत कमाल का चीजें थी, अगर आप समझ पाते हो तो। आप फाइट मारते हो, बहुत कोशिश करते हो तो समझ जाओगे, तो बात बन जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, तो 2-3 बार लेक्चर को देखो, यूट्यूब पे पढ़ा ही हुआ है, अब डाउटनेट पे पढ़ा ही हुआ है, अब देखो, जम के देखो को, और बार बार देखो। ट्रस्ट में दीज आर दी वाइज थिंग जो तुम्हें, मतलब ये क्वेश्चन देखो जेई में आया, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेक्चर 11 और ट्यूटोरियल 9 तक हो चुका अपना। तो अगला लेक्चर में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं जो हम लोग करने वाले हैं, जैसे कुछ एक लिक्विड जब फ्लो कर रहा होता है विद सर्टेन डेंसिटी, तो उसमें कई बार फोर्सेस के बारे में पूछता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मंकी वाले क्वेश्चन की फ्रिक्शन कहाँ लगता है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, तो मैं अगले क्लास में लेक्चर 12 में मिसलेनियस टॉपिक कवर करूंगा, फिर उससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। तो मिसलेनियस के 1-2 टॉपिक ले लूंगा ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो दो लेक्चर और होंगे, उसके बाद विल भी 2 लेक्चर और एक ट्यूटोरियल और ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको समझ में आ रही होगी बातें। आप लोग अच्छे से पढ़ो, घर पे सेफ रहो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो बच्चों, और नोट्स अच्छे से बनाओ, मैं बार बार बोलता रहता हूँ ये बातें। ओके, थैंक यू।